हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखते हैं पहले कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले जो पहली न्यूज बच्चे हमने पढ़ी थी यह है आपका ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंका में भारत के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है और ये इसलिए चलाया गया क्योंकि श्रीलंका को एक चक्रवात दितवाह के द्वारा हिट किया गया था, जिससे कि वहां पे काफी नुकसान हुआ था। और ये जो बच्चे आपका साइक्लोन है ये आया था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है यमन के द्वारा। किसने रखा है? यमन ने जो है इसका नाम रखा है। तो चक्रवात दितवाह भी इंपॉर्टेंट है और ऑपरेशन सागर बंधु भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज ये थी कि एआई टूल इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम है ऑनकोमार्क और इसका इस्तेमाल किया जाएगा कैंसर को डिकोड करने में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका ऑनकोमार्क। अगला बच्चे हमने पढ़ा था रेजबेट। रेजबेट एक शब्द है जिसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा इस साल का यानी कि 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, और इस वर्ड ने लास्ट में जो है दो और वर्ड को हरा करके टाइटल जीता है। तो दो बाकी जो आपके शब्द थे बच्चे, एक तो आपका है बायो हैकिंग। ठीक है, बायो हैकिंग, और दूसरा जो है आपका ऑरा फार्मिंग। क्या है? ऑरा फार्मिंग। तो ये दो शब्द थे और बेसिकली मतलब तीन शब्द है। तीन शब्दों के लिए जो है आपकी वोटिंग हुई थी, लेकिन लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है रेजबेट को। ठीक है, याद रखिएगा रेजबेट। अगला बच्चे आपका हमने दीप्ति शर्मा के बारे में पढ़ा था, जिनको कि डब्ल्यूपीएल, ठीक है, यानी कि इस साल का 2026 का जो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग होगा उसके लिए आपका नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जो है आपको खरीदा गया है। ठीक है, तो याद रखना इंडियन क्रिकेट के बच्चे आपका इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री में डब्ल्यूपीएल जो 2026 का है इसमें लगभग 3.20 करोड़ की कीमत पे इनको खरीदा है और इनकी टीम है यूपी वॉरियर्स। ठीक है, तो यूपी वॉरियर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है। दीप्ति शर्मा इनका नाम है। उसके अलावा ये जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली खिलाड़ी वो है आप बच्चे आपका स्मृति मंदाना के नाम पे। तो स्मृति मंदाना को जो है आपका 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, तो अभी फिलहाल उनका रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास में है, लेकिन 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी जो है आपकी बिकी है दीप्ति शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, और टीम भी याद रखना यूपी वॉरियर्स। उसके बाद बच्चे आपका सीएनएन न्यूज 18। सीएनएन न्यूज 18 ने एक टाइटल जो है आपका दिया है या फिर कह सकते हैं एक पुरस्कार दिया है, इंडियन ऑफ द ईयर। इंडियन ऑफ द ईयर 2025। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है यानी कि जैसा को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला बच्चे हमने देखा था एक रैंकिंग जारी हुई थी, ये आपकी है एशिया पावर इंडेक्स 2025। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2025। तो इस रैंक में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो नंबर है बच्चे वो है आपका 30th। ठीक है, याद रखना है कि भारत का इसमें 30वां स्थान आया है और रैंकिंग का नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025। ठीक है, अगली न्यूज जो हमने पढ़ी थी वो है आपका बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। 2025 में एक रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट ने हमें बताया है कि भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। वो हमें पहले से ही पता था, है ना। और आपको जो याद रखना है बच्चे वो ये है कि हमने टोटल कितना मिल्क प्रोड्यूस किया है। तो टोटल जो है आपका लगभग 247.87 मिलियन टन। ठीक है, 2024 और 25 का ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में जो है इतना जो मिल्क है वो हमने बच्चे प्रोड्यूस किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मिल्क प्रोडक्शन में स्टेट देखेंगे तो यूपी जो है आपका पहले नंबर पे है, राजस्थान आपका दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश जो है आपका तीसरे नंबर पे है। उसके अलावा इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि एग प्रोडक्शन में भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, उसके अलावा जो है मीट प्रोडक्शन में भारत जो है दुनिया भर में आपका चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो मिल्क में पहला, अंडे में दूसरा और मीट में आपका तीसरा, सॉरी चौथा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। दूसरा बच्चे सुल्तान अजलान साहब कप 2025 का फाइनल खेला गया आपका मलेशिया में और फाइनल में जो है आपका इंडिया और बेल्जियम की टीमें आमने सामने थी और इंडिया ने जो है आपका मतलब बेल्जियम ने जो इंडिया को हरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो गोल्ड मेडल है यानी कि ये जो कप है वो बेल्जियम की टीम ने जीता है और सिल्वर मेडल जो है आपका वो भारत की टीम के पास में आया है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है बच्चे आपका फाइनल हुआ है कहाँ पे? मलेशिया में। और सुल्तान अजलान शाह कप जो है इसका संबंध है हॉकी से। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका एक टाइटल और है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो इसमें आपके दो खिलाड़ी हैं, एक स्वीडन के पोल वाल्ट स्टार है, इनका नाम है अरमान डुप्लेंटिस, और दूसरे जो है अमेरिका की स्प्रिंटर है यानी कि धाविका है, इनका नाम है सिडनी मैकलोन। ठीक है, तो दो खिलाड़ी हैं, इन दोनों को ही आपका वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों खिलाड़ी बच्चे याद रखना, एक जो है आपके स्वीडन के है, इनका नाम है अरमांड डुप्लेंटिस। ठीक है, और दूसरी जो है आपकी अमेरिका की है, स्प्रिंटर है, धाविका है, इनका नाम है सिडनी। ठीक है, सिडनी। तो इन दोनों को ही आपका विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से नवाजा गया है 2025 के लिए। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो रिवीजन है वो खत्म होता है और फिर आज की खबरें जो है आपके स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज है बच्चे कि अंडमान में भारत का पहला प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में ये पूरा बच्चे पूरे इंडिया का पहला है। ठीक है, याद रखिएगा पूरे इंडिया का पहला है। और कहाँ पे बनाया जा रहा है तो ये आपका दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू नाम के स्थान पर स्थापित किया जाएगा।
इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की जाएगी, ये भी याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है, 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला NCRRI पूरे देश में प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, ये जो है आपका इस तरीके का पहला रिसर्च सेंटर बन रहा है, फर्स्ट कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है, और ये आपका बनाया जा रहा है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान में भी आपका कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में है, और पर्टिकुलर जगह के नाम क्या है आपका, चिड़िया टापू है। ठीक है, चिड़िया टापू में आपका ये कोरल रिसर्च सेंटर बन रहा है। अगली न्यूज बच्चे हमारी है सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्ता यानी कि हमारा जो नया संसद भवन है, ठीक है, नया संसद भवन है, इसके तहत निर्मित किए जा रहे प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर यानी कि पीएम ऑफिस जो है, पूर्व में कार्यकारी एंक्लेव, एग्जीक्यूटिव एंक्लेव को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे आपका पीएमओ का जो एग्जीक्यूटिव एंक्लेव था ना, उसका नाम जो है आपका बदल दिया गया है, इसका जो है आपका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि राजभवन, राज्य के राज्यपालों के आधिकारिक आवास का नाम भी क्या कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, नेम चेंज हुए हैं। तो एक आपका बच्चे सेंट्रल विस्टा का जो पीएमओ का, सॉरी, ये जो प्रधानमंत्री कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव एंक्लेव है, ठीक है, उसका नाम बदल करके सेवा तीर्थ किया जा रहा है। और जितने भी स्टेट के जो गवर्नर जहां रहते हैं उनको पहले राजभवन कहा जाता था। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो वो जो राज्यपाल है जिस भवन में रहते हैं, ठीक है, उसे जो है आपका पहले राजभवन कहते थे, अब इसे लोक भवन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको याद रखना है। अगला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आने वाले समय में ज्योग्राफी में स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। तो आप अगर भारत को देखेंगे ना, तो भारत की स्थिति भूकंप के लिहाज से, भूकंप की सेंसिटिविटी के आधार पर बहुत अलग अलग है। ठीक है, हर स्टेट में जो है एक जैसे संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। ठीक है, हर कोई स्टेट जो है आपका भूकंप की दृष्टि से कोई कम संवेदनशील है, कोई ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, तो उनकी वजह वल्नरेबिलिटी के आधार पर उनको जो है अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, तो अभी जो है आपका हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है यानी कि BIS है, इनके द्वारा भूकंप डिजाइन कोड के संशोधित संस्करण में देश के पहली बार जोन 6 नाम का एक नया उच्चतम भूकंपीय जोखिम श्रेणी बनाई गई है। तो पहले आपके जो भूकंप की कैटेगरीज होते थे, जोन होते थे ना, वो जोन 5 तक ही होते थे। अभी एक नया जोन ऐड हो गया है, और ये है आपका जोन 6। ठीक है, तो इसे याद रखना बच्चे। इसने जोन 6 में संपूर्ण हिमालय चाप को शामिल किया गया है ना, पूरा का पूरा। अब स्टैटिक क्वेश्चन पूरा जो बच्चे स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। आपको पूछा जाएगा कि भारत के भौगोलिक भूभाग में से कौन सा भूभाग ऐसा है जो कि भूकंप के क्षेत्र से जोन 6 में आता है। तो जोन 6 में आता है आपका हिमालय चाप। ठीक है, यानी कि जो आपका हिमालय रेंज है ना, वो जो है आपका पूरा का पूरा जोन 6 में आता है। ठीक है, और अगर पहले की बात करें तो पहले जो है ये पूरा का पूरा जोन जो आपका हिमालय क्षेत्र है ना, उसे जो है आपका जोन 5 और जोन 4 में रखा गया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक नक्शा दिखा रही हूँ बच्चे, मैप में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए। ये जो है बच्चे आपका क्या है, नया रिवाइज मैप है। ठीक है, नया रिवाइज मैप है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लें, आप एक बार देख लेना। देखो ये आपको दिख रहा है ना, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 6 है, जोन 5 है, जोन 4 है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपके क्या है, जोन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अलग अलग जोन है। तो यहाँ पे ये जो आपका बिल्कुल डार्क कलर का आपको दिख रहा है, रेड मरून कलर कह सकते हैं इसे ना, जोन 6 है। तो बेसिकली जोन 6 वो वाला एरिया है ना जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब कि जहाँ पे भूकंप आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे श्रीनगर वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, ठीक है, यहाँ पे आइए बच्चे देहरादून है, चंडीगढ़ है, शिमला है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपका यूपी का उत्तरी क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये देखिए पूरा आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, और 7 सिस्टर सारी की सारी बच्चे, 7 सिस्टर सारी के सारी जो स्टेट है वो सारी के सारी आपके जोन 6 में है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका गुजरात। ठीक है, अब क्या है कि ये बहुत ही बेसिक हो जाएगा कि हिमालय क्षेत्र लगभग जो है आपका हिमालय क्षेत्र पूरा का पूरा जोन 6 में आ गया है। ठीक है, इसके इतर जो बच्चे हल्का सा आप अगर देखेंगे, इसके अलावा जो है आपका जो क्षेत्र आपका जोन 6 में आया ना, इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो आपका रडार में नहीं आने वाला, ये देखो बच्चे, ये आपको दिख रहा है ना, अंडमान निकोबार भी पूरा का पूरा जो है आपका जोन 6 में है। और एक और देखिए आप यहाँ पे, ये आपका गुजरात।
ठीक है, गुजरात का ये वाला क्षेत्र है उत्तर वाला, तो ये भी जो है आपका जोन 6 में है। ठीक है, मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पर कि भारी भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। और पहले यही वाले जो क्षेत्र है उनको जो है आपका जोन 5 में या फिर जोन 4 की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो पूरा हिमालय क्षेत्र है वो तो आपको याद रखना ही है बच्चे, 7 सिस्टर सारी की सारी वहां पे है। लेकिन उसके अलावा, ठीक है, हिमालय क्षेत्र के अलावा जो है आपका गुजरात का उत्तर वाला भाग है, और उसके अलावा जो है आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है जिसे कि जोन 6 में रखा गया है। ठीक है, तो अभी जो है भूकंप की वल्नरेबिलिटी के आधार पे हमारे कंट्री को अभी जो है आपके 6 हिस्सों में बांटा जा रहा है। पहले जो है आपके जोन 5 तक होते थे, अभी जो है आपका जोन 6 भी क्रिएट कर दिया गया। और किसने क्रिएट किया ये? भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, BIS के द्वारा। तो ये बच्चे आपके काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आपको याद रखना है। अगला बच्चे आपका रियाद मेट्रो। रियाद मेट्रो को आधिकारिक तौर पर 176 किलोमीटर तक फैले दुनिया के सबसे लंबे पूर्ण चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा प्रमाणित किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है रियाद मेट्रो को। किस चीज का? आपको पता है कि मेट्रो में जो है आपका ये जो मेट्रो नेटवर्क है बच्चे, ये है आपका किस तरीके का? सबसे लंबा पूर्ण चालक रहित, मतलब कि इसमें ड्राइवर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका रेलवे नेटवर्क है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। ठीक है, याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। ये प्रणाली 6 एकीकृत लाइनों और 65 स्टेशनों पर चलती है। सभी केंद्रीय संचालन केंद्रों से नियंत्रित, पूरी तरह से स्वचालित, चालक रहित मॉडल के साथ में संचालित होती है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब एक इसका सेंटर पॉइंट है जहां से इसे जो है पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके का बच्चे अपने आप में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, याद रखना। और रियाद की अगर हम बात करें तो रियाद ऑलरेडी काफी फेमस सिटी है, क्योंकि ये कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? सऊदी अरेबिया के। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में बच्चे रियाद को अगर आप देखेंगे, ये जो है आपका सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में इसकी कैपिटल रियाद। ठीक है, तो रियाद का जो मेट्रो है, रियाद मेट्रो, इसे आधिकारिक तौर पर सबसे लंबे क्षेत्र तक फैले हुए दुनिया के सबसे लंबे पूर्ण चालित रहित ट्रेन नेटवर्क के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा प्रमाणित या फिर सर्टिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी बच्चे सऊदी अरेबिया की लोकेशन थोड़ा सा याद रखना है ना। वैसे तो जितने भी एशियन कंट्री है आपको हमेशा बच्चे इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एशिया कॉन्टिनेंट है ना। मैं आपको नहीं कहती हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एशियन कंट्रीज, ठीक है, एशियन कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, उनकी कैपिटल्स क्या है, कम से कम जो है एशिया को याद रखा कीजिए। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एशियन कंट्री आती है तो मैं आपको जरूर बताती हूँ उस तरीके से नक्शा खोल करके। ठीक है, तो हमेशा जो है जब भी आपको मैप दिखाया जाता है इसे जो है अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश आपको करनी है कि सऊदी अरेबिया अगर मैं कह रही हूँ तो कहाँ पे इसकी लोकेशन है। सऊदी अरेबिया के अगल बगल देखिए बच्चे, यहाँ पे आपका यमन है, यहाँ पे आपका ओमान है। ठीक है, इधर की तरफ आपका ईरान है, यहाँ पे आपका इराक हो गया, या आपका जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो ये आपका लाल सागर है। ठीक है, इसके जो है आपका पश्चिम में है। अगर हम इसके पूरब की बात करें, उत्तर पूरब की, तो यहाँ पे आपका पर्सियन गल्फ है जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, इसके दक्षिण की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपको हर एशियन कंट्री की लोकेशन पता होनी चाहिए, और ये भारत के पर्सपेक्टिव में कहाँ पे पड़ता है, भारत के पूरब में है, भारत के पश्चिम में है, इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस प्रभाला तीर्थम, इसको आंध्र प्रदेश का राजकीय उत्सव घोषित करने के लिए एक सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। अब बच्चे आपको फेस्टिवल याद रखना है। ठीक है, बेसिकली आपका ये क्या है, जैसे हम यात्रा देखते हैं अधिकतर कहाँ पे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां पे यात्राएं निकाली जाती हैं। उसी तरीके से जो है आपका एक रथ यात्रा है, इसका नाम है यहाँ पे आपका प्रभाला तीर्थम। ठीक है, नाम याद रखेंगे बच्चे। स्टेट कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रभाला तीर्थम है, इसे आंध्र प्रदेश का राजकीय उत्सव बनाए जाने की जो है आपकी मंजूरी दे दी गई है यहाँ के सीएम के द्वारा। सीएम का नाम है मिस्टर सीएन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो लगभग 11 गांवों से भगवान शिव के एकादश रुद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल अलंकृत प्रभुलु लंबे रथ या स्तंभ जुलूस के रूप में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी याद किएगा, ये जो आपका प्रभाल तीर्थम है ये बेसिकली कौन से भगवान को डिवोटेड है। ठीक है, जैसे बच्चे आप जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में देखते होंगे ना, वहां पे जो है आपका माता सुभद्रा हो गए है ना, इस तरीके से जो है आपके 3 रथ वहां पे निकलती हैं। उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रभाला तीर्थम जो है आपका आंध्र प्रदेश में एक रथ यात्रा है, और ये भगवान शिव के रूपों को जो है आपका इस तरीके से उसकी जो है आपका जुलूस या फिर उसकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, अगली जो न्यूज है बच्चे ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025, इसमें महिला डबल्स का खिताब। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते रहते हैं हमारे आसपास, ठीक है, लेकिन हम कम ही पढ़ते हैं। तो एक तो सैयद मोदी का जो है आपका क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में, आपको पूछा जाएगा कि सैयद मोदी
कौन से खेल से रिलेटेड है? तो ये टूर्नामेंट बच्चे आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, पहले तो हमें यह याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है कि इसका जो महिला डबल्स है वो इस बार भारतीयों के द्वारा जीता गया है, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि इंडिया ने जीता है। तो इसमें बच्चे आपका तृष्णा जोली है और गायत्री गोपीचंद है, ठीक है। इन्होंने जो है आपका फाइनल में जापान की तनाबे और असामा की जोड़ी को हराया है और ये खिताब जो है अपने नाम किया है। बाकी टूर्नामेंट की एक और खास बात है कि इसे इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है, ठीक है। आयोजक स्थल अगर आप देखेंगे तो लखनऊ, भारत, ठीक है, भारत ने इसे होस्ट किया और भारत में भी कहाँ पे, लखनऊ में बच्चे इसका आपका फाइनल खेला गया है। बाकी कैटेगरीज में आपका मेन सिंगल होता है, वुमेन सिंगल होता है, तो वहां पे कहीं पे भी भारतीयों ने नहीं जीता है। जहां पर भारत के खिलाड़ियों ने जीता है वहां पे आपको याद रखना है जो वुमेन्स डबल का जो खिताब है वो भारतीयों ने जीता है। इसमें आपकी दो खिलाड़ी हैं, तृषा जोली है और दूसरी आपकी गायत्री गोपीचंद है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, तृषा जोली और गायत्री गोपीचंद दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। अगला बच्चे एक और स्टेट है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरना ने कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रेरणा योजना शुरू करी है, ठीक है। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत हर कक्षा 10 के छात्र को परीक्षा समाप्त होने तक हर माह 300 पढ़ाई सामग्री और पोषण के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो मतलब पॉकेट मनी मिलेगी, ठीक है। जब तक उनकी परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती तो उनको जो है आपका हर महीने 300 रुपए दिए जाएंगे जो कि उनकी पढ़ाई सामग्री के लिए होगी, ठीक है, या फिर उनके खाने पीने के लिए होगा। तो ये सहायता सभी छात्रों के लिए है और पारिवारिक आय से जुड़ी नहीं है, मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि अगर किसी की फैमिली बहुत ज्यादा रिच है तो उसको नहीं दिया जाएगा। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट कक्षा 10 की परीक्षा दे रहा है, ठीक है, तो उसे सरकार जो है अपनी तरफ से पॉकेट मनी दे रही है और कितना है बच्चे? 300 रुपए। बस योजना का नाम याद रखना है, इसका नाम है प्रेरणा योजना, ठीक है, प्रेरणा योजना। बाकी असम की अगर बात हो रही है तो इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। असम स्टेट ने भैंसों की लड़ाई जिसे कि मोहजुज कहा जाता है, इसको अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण असम संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक भैंसों की लड़ाई को पशु क्रूरता कानून के दायरे से बाहर रखता है जो कि माघ बिहू उत्सव के दौरान आयोजित की जाती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक साथ 3-4 पॉइंट है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। सबसे पहले तो एक आपका स्टैटिक का और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनता है कि माघ बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। और माघ बिहू बच्चे जब आपका सेलिब्रेट किया जाता है ना, उस समय जो है आपका भैंसों की लड़ाई करवाई जाती है। तो बेसिकली जो है आपका यहाँ पे भैंसों की लड़ाई को कहा जाता है मोहजुज, ठीक है, मोहजुज इसे कहा जाता है। और पहले जो है आपका बच्चे 2025 अभी 2025 में यहाँ की सरकार ने जो है आपका एक विधेयक पारित किया है, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या करेगा, ये जो आपका मोहजुज है, ठीक है, ये जो आपका मोहजुज है उसको इस एक्ट से बाहर रखता है ना, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपका जल्लीकट्टू था तमिलनाडु में आपका होता है ना, तो उसको भी बहुत बार बच्चे आपका चैलेंज किया गया है ना। जो आपके ये एनिमल आपके एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने उसको जो है आपका चैलेंज किया था, तो इसमें आपकी एनिमल क्रूरल्टी है, ठीक है, तो उसको जो है आपका चैलेंज किया जाता है, बंद करने के लिए कहा जाता है। इसी तरीके से ये आपका ये भी था। तो इसे फिलहाल आपको याद रखना है कि असम में जो भैंसों की लड़ाई है यानी कि मोहजुज है, उसको जो है आपका अनुमति मिली है कि उसको बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो यह विधेयक भैंसों की लड़ाई को पशु क्रूरता कानून के दायरे से बाहर रखता है। तो आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली पशु क्रूरता निवारण असम संशोधन विधेयक किसने पास किया है? तो ये असम के सरकार के द्वारा किया गया है और इसका मेन मकसद यही है कि इनका जो अपना फेस्टिवल है उसे इस नियम से बाहर रखा जाए, है ना। उस पर कोई भी बंदिश नहीं है, उसको बैन नहीं किया जाएगा, वो कंटिन्यू रहेगा अपने कल्चर में, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है मोहजुज, ठीक है, भैंसों की लड़ाई मोहजुज असम में होता है। अगला है हमारा एक रिपोर्ट का नाम क्या है बच्चे? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती है। रिपोर्ट का नाम है ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के भीतर का पीने लायक पानी, है ना, वो बहुत ही ज्यादा बच्चे आपका स्वस्थ होता है, अधिकतर लोग उससे ही पीते हैं, है ना। तो वो जो पेजर है ग्राउंड वाटर है उसकी रिपोर्ट जो है आपकी निकली है और इसमें कौन कौन से आंकड़े हैं जो हमें याद रखने एग्जाम के लिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 20% नमूने में नाइट्रेट की मात्रा WHO और BIS के द्वारा निर्धारित 45 mgl की सीमा से अधिक पाई गई है। आपको पूछा जाएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे ग्राउंड वाटर में ज्यादा मिला है, ज्यादा पाया गया है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा मिली है। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी आपका पॉल्यूट हो गया है, ठीक है, वो भी जो है प्रदूषित हो गया है। इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और सीवेज और पशु अवशिष्ट का भूजल में रिसना, ठीक है। तो ये वाटर कैसे पॉल्यूट हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है? अब आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है उसके गंदे होने का,
वो है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज में बच्चे आपका क्या क्या आता है, जैसे कि फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे कि आपका सीवेज का या फिर जो आपका एनिमल वेस्ट होता है उसको जो है आपका पानी में बहा देना। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो जो है लगातार हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित करती है। ठीक है, तो इसका रीजन भी बच्चे आपको याद रखना है कि जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे खराब हो रहा है, वो उसके पीछे, उसके प्रदूषण के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे कुछ और जो है स्टेट वाइज यहाँ पे आपके आंकड़े हैं, जैसे कि हरियाणा की अगर हम बात करें, राजस्थान में 41%, हरियाणा में आपका 21%, पंजाब में जो है आपका 11%, नमूनों में 1.5 मिलीग्राम लीटर से अधिक फ्लोराइड का स्तर पाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्टेट हैं जहां पर कि पानी में यानी कि अंडरग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा है। पंजाब में यूरेनियम संदूषण की तीव्रता सबसे अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, पंजाब के पानी में जो है आपका यूरेनियम भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहीं की बात करें, इसकी बात करें, पंजाब की बात करें, तो मानसून से पहले बच्चे यहाँ पे आपका 53% था, अभी मानसून के बाद जो है सांद्रता बढ़ गई है और 62% हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट के बारे में, वो हैवी मेटल्स के बारे में बताया गया है जो कि पानी को खराब करते हैं। ठीक है, तो आपका नाइट्रेट है, एक तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दूसरा जो है आपका फ्लोराइड है, फ्लोराइड के मामले में आपका राजस्थान हो गया, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट हो गए जहां पर कि पानी में आपका जो फ्लोराइड है वो भी आपका बढ़ गया है। और यूरेनियम संदूषण की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो है आपका पंजाब में है। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे आंकड़े इस रिपोर्ट में जारी किए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है और कल जो है एक बार दोबारा से इसे रिवाइज करेंगे, तब जो है आपके लिए खबर आपके लिए सारी की सारी पक्की हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ठीक है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है, कंटेंट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, आप क्लासेस देखते हैं, क्लासेस में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर कोई क्लासेस को लेकर के डाउट है, कई बार जो है आपका कॉल पे आप टीम से बात करते हैं तो उस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है आपको, जिस तरीके से मिलना चाहिए। तो आपका अगर कोई भी डाउट है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या फिर हमारे कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर आपको बच्चे डायरेक्ट अगर हमसे बात करनी है ना, तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली यहाँ पे मिलती हूँ। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी दिक्कत है। ठीक है, कंटेंट को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, जीके को लेकर के, है ना, जीके को कैसे पढ़ना है, कैसे जो इसमें अप्रोच होनी चाहिए, कौन से एग्जाम में कैसे जो है जीके को टारगेट करना है। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद में जो है आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।